गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आज का हमारा जो विषय रहेगा, शमशेर बहादुर सिंह के शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा रचित जो कविता हमारे पाठ्यक्रम में उषा। तो आज इस उषा कविता पर ही हम परिचर्चा करेंगे। ठीक है, यही आज का हमारा उप विषय रहेगा। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे शमशेर बहादुर सिंह जी का जीवन वृत्तांत। शमशेर बहादुर सिंह हिंदी साहित्य की नई कविता के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका आगे के तार सप्तक में महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जन्म 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून यानी कि उत्तर प्रदेश, अब उत्तराखंड में आता है, देहरादून जिले के एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। और इन्होंने शुरुआती जो शिक्षा प्राप्त की वो देहरादून के ही स्कूल से की। ठीक है, और एमए जो इन्होंने की वो एमए की या अन्य जो शिक्षा प्राप्त की वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से की। ठीक है, इन इस महान साहित्यकार का जो निधन है सन 1993 में अहमदाबाद में हुआ। इनके द्वारा जो रचित रचनाएं हैं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूं मैं, इतने पास अपने, बात बोलेगी काल तुझसे होड़ है मेरी, उर्दू हिंदी कोश का संपादन। साहित्य अकादमी तथा कबीर सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया, इस महान साहित्यकार को। इनकी काव्यगत जो विशेषताएं हैं, काव्यगत विशेषताएं अगर हम देखें तो सर्वप्रथम देशभक्ति की भावना, फिर सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण, प्रगतिवादी चेतना, प्रकृति चित्रण, रहस्यवादी भावना, और रहस्यवादी भावना के अतिरिक्त जो भाषाली अलंकार, छंद और बिंब। तो देशभक्ति की भावना में जैसा कि शमशेर बहादुर सिंह जी ने बताया है, ये हिंदी के एक महान साहित्यकार रहे हैं। ये बेटे आप अपना माइक बंद कीजिए। उनके हृदय में अपने देश के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम था। उन्होंने अपने काव्य में अपने देश तथा संस्कृति का अनूठा चित्रण प्रस्तुत किया है। उनकी अनेक कविताएं भारतीय जनता को स्वतंत्रता के प्रति जागृत करने का आह्वान करती है। कवि ने भारतीय जनता को अपनी स्वतंत्रता को बचाने के लिए एकजुट रहने का संदेश दिया। वे कहते हैं, हमें अपनी स्वतंत्रता को बचाने के लिए एकता की भावना को बनाए रखना चाहिए। देशभक्ति की भावना में शमशेर बहादुर सिंह जी एक महान साहित्यकार जाने जाते। देशभक्ति की भावना के अनुसार इनके हृदय में देश के प्रति बहुत गहरा प्रेम था। इन्होंने अपने काव्य में अपने देश तथा संस्कृति का अनूठा चित्रण भी किया है। इनकी जो कविताएं भारतीय जनता को स्वतंत्रता के प्रति जागृत करने का एक संदेश देती है। कवि ने भारतीय जनता को अपनी स्वतंत्रता को बचाने के लिए एकजुट रहने का भी संदेश दिया है। कवि कहते हैं कि हमें अपनी स्वतंत्रता को बचाने के लिए एकता की भावना को बनाए रखना चाहिए। इनकी अनेक कविताएं ऐसे भारतीय जनता का आह्वान करती हुई प्रतीत होती है। जैसे कुछ पंक्तियां हैं, एक जनता का अमर वर, एकता का स्वर, अन्यथा स्वातंत्र्य यति। फिर सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण। शमशेर जी ने यथार्थवादी भावना से ओतप्रोत कवि शमशेर बहादुर सिंह जी यथार्थवादी भावना से ओतप्रोत कवि माने जाते हैं। यानी कि इन्होंने समाज में जो कुछ घटित हो रहा है, जैसा इन्होंने देखा उसी का चित्रण इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। ठीक है, इन्होंने अपने काव्य में यथार्थ की यथार्थ की भाव भूमि का सहारा लेकर उसके विषय में बताया है। यही कारण है कि इनकी कविताओं में समकालीन समाज के जनजीवन का यथार्थ चित्रण मिलता है। इन्होंने समाज की उठापटक, ईर्षा, द्वेष, गरीबी, लाचारी, शोषण आदि की यथार्थ अभिव्यंजना की है। जैसा कि कुछ पंक्तियां हैं, यथार्थवादी दृष्टिकोण के अनुसार सींग और नाखून, लोहे के बख्तर कंधों पर, सीने में सुराख हड्डी का, आंखों में घास काई की नमी, एक मुर्दा हाथ पांव पर टिका, उल्टी कलम थामे, तीन तसलों में कमर का घाव सड़ चुका है,
जड़ों का भी कड़ा जाल हो चुका पत्थर। अब प्रगतिवादी चेतना, जिसके लिए कवि जाने जाते हैं, ठीक है। शमशेर जी मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित कवि है। कार्ल मार्क्स ने एक विचारधारा शुरू की थी जो फॉरेन कंट्रीज में, उनकी ये मार्क्सवादी विचारधारा क्या होती है, पूंजीपतियों का विरोध करना, यानी कि जो शोषित वर्ग, ये जो है क्या नाम है पूंजीपति वर्ग, ये पूंजीपति वर्ग क्या करता है, ये गरीब लोगों का शोषण किया करता है, जिसका कार्ल मार्क्स ने विरोध किया था। और ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने अपने जो सुविचार थे वो समाज के समक्ष, लोगों के समक्ष रखे थे, ठीक है। तो वहां पर ये मार्क्सवादी विचारधारा के नाम से जानी जाती है विदेशों में, और हमारे यहाँ पर ये प्रगतिवादी या पूंजीपति वर्ग के नाम से जानी जाती है, ठीक है, यही विचारधारा। तो कवि शमशेर बहादुर सिंह जी मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित कवि हैं, इसलिए इनके काव्य में प्रगतिवादी चेतना का चित्रण भी मिलता है। इनकी अनेक कविताओं पर भौतिकतावाद का भी बहुत ज्यादा प्रभाव दिखाई देता है। इन्होंने अपने साहित्य में शोषक वर्ग की खुलकर निंदा की है तथा शोषित समाज के प्रति विशेष सहानुभूति प्रकट की है। यानी कि जो गरीब लोगों, जो अमीर लोग हैं, वो अमीर लोग गरीब लोगों का किस प्रकार से शोषण करते हैं उसकी इन्होंने निंदा की है, जो शोषण किया करते हैं। इन्होंने शोषण का शिकार झेल रहे दिनहीन समाज के प्रति गहरी संवेदना भी प्रकट की। अब इन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में इन्होंने प्रकृति चित्रण का भी सुंदर प्रयोग किया है। जैसा कि इन्होंने बताया, शमशेर जी का मन प्रकृति वर्णन में खूब रमा है। उनका जन्म ही प्रकृति के अंचल में हुआ था, अतः प्रकृति से उनका बचपन से लगाव था। उन्होंने प्रकृति सौंदर्य को बहुत नजदीकी से देखा था, इसीलिए उनके काव्य में प्रकृति सौंदर्य का अनूठा चित्रण हुआ। इन्होंने अनेक कविताओं में प्रकृति में अनेक सुंदर और मनोहारी चित्र भी बिखेरे हैं। चित्रकला में विशेष रुचि होने के कारण इनके प्राकृतिक चित्र अत्यंत सजीव बन पड़े। इन्होंने अनेक कविताओं में भाव, बगीचों, पहाड़ों, झरनों और नदियों के सुंदर सुंदर चित्र भी प्रस्तुत किए। जैसा कि इन्होंने उषा काल, ये जो उषा कविता है, उषा कविता में प्रातः काल का जो वातावरण है उसका सजीव चित्रण किया। जैसा कि कवि ने बताया है, प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे बोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। फिर रहस्यवादी भावना। शमशेर जी एक प्रयोगवादी धर्मी कवि है। इन्होंने अपने साहित्य में अनेक नए नए प्रयोग किए हैं। कहीं कहीं इनके ऊपर छायावाद का प्रभाव भी दिखाई देता है। इनके राग नामक संग्रह में इनकी रहस्यवादी भावना मिलती है। बात बोलेगी कविता के माध्यम से इन्होंने वस्तुनिष्ठ सत्य की वकालत की। सत्य क्या है, दुख क्या है, विडंबना क्या है, आदि अनेक रहस्यों का उद्घाटन भी किया है, ठीक है। जैसे बात बोलेगी हम नहीं, वेद खोलेगी बात ही, सत्य का मुख, झूठ की आंखें क्या देखे, सत्य का रुख समय का रुख है, अब अव्यय जनता को सत्य ही सुख है, सत्य ही सुख है। अब आगे है बादशाली। शमशेर जी एक प्रयोगधर्मी कवि है। इनकी कविताएं जहां एक और अत्यंत बोधगम्य सरल है, तो दूसरी ओर नितांत जटिल भी है। कवि पर उर्दू शायरी का प्रभाव देखा जा सकता है, जिसके कारण इन्होंने संज्ञा और विशेषण से अधिक सर्वनाम, क्रियाओं, अवयव और मुहावरों पर बल दिया। शमशेर जी ने शमशेर जी ने प्रगतिवादी, प्रयोगवादी तथा नई कविता के तत्व गुल मिलाकर इनके भाव और भाषा को उजला रूप प्रदान किया है, ठीक है। इन्होंने तत्सम, तद्भव, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं की शब्दावली का प्रयोग किया है। इनकी जो शैली है वो भावपूर्ण है, और इसके साथ साथ चित्रात्मक, वर्णनात्मक शैली का भी इन्होंने सुंदर प्रयोग किया, और मुहावरों से इनकी भाषा में रोचकता पैदा होती है। अलंकार, छंद और बिंब। शमशेर जी के काव्य में शब्द और अर्थ दोनों प्रकार के अलंकारों का प्रयोग हुआ। इन्होंने अपनी कविता में अनुप्रास, यमक, श्लेष, पदमैत्री
मानवीकरण, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। उत्प्रेक्षा अलंकार का एक उदाहरण जैसे कि है भी, ये जान लीजिए, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है, उस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। अब ये जो कविता है उषा, इसका सारांश जान लीजिए। ठीक है, उषा का मतलब होता है सवेरे का समय, प्रातःकाल। ठीक है, प्रातःकाल। तो कविता का जो सारांश है वो जान लीजिएगा। कवि ने सुबह सवेरे सूर्य के निकलने से पहले जो प्राकृतिक सौंदर्य होता है, सूर्य के निकलने से पहले का जो प्राकृतिक सौंदर्य होता है, उस प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया है। और कैसा प्राकृतिक सौंदर्य होता है उसके बारे में कवि ने बताया, जैसे कि जो आकाश है, आकाश गहरे नीले, आकाश में गहरा नीला रंग छाया रहता है। और वो जो गहरा नीला रंग होता है वो किसके समान दिखाई देता है? सफेद संख के समान दिखाई देता है। यानी कि आकाश का जो सुबह सूर्य निकलने से पहले कैसा रंग होता है, कैसा रंग छाया रहता है आकाश में? गहरा नीला। और वो जो गहरा नीला रंग है वो किसके समान दिखाई देता है? सफेद संख के समान दिखाई देता है। और ये जो आकाश का रंग ऐसा लगता है, ये जो आकाश का रंग है, ये ऐसा लगता है जैसे किसी गृहिणी ने राख से चौके को अच्छे से लीप पोत दिया हो। और जो चौका उस गृहिणी ने राख से अभी अभी लीपा पोता है, वो अभी क्या है? गीला है और उसका रंग गहरा है। जैसे सूर्य कुछ ऊपर उठता है, ऊंचा उठता है, तो उसकी लाली फैलती रहती है। और ऐसा प्रतीत होने लगता है जब सूर्य निकलना शुरू हो जाता है, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे केसर से युक्त काली काली सील को किसी ने धो दिया हो। काले पत्थर को, काले पत्थर पर, काले रंग के पत्थर पर किसी ने लाल रंग का चौक घुमा दिया हो। ठीक है, या उस पर लाल खड़िया चाक मल दी हो। नीले आकाश में सूर्य ऐसे शोभा देने लगता है जब, यानी कि आकाश कैसा है? नीले रंग का है। और जो सूर्य है वो निकलना शुरू हो गया। और उस सूर्य की जो लालिमा है वो इतनी अच्छी लगती है, इतनी सुंदर होती है। और वो लालिमा कैसी लगती है? वो लालिमा जैसे कोई सुंदर युवती नीले जल से बाहर आती है। और वो अपने गोरे नीले जल से स्नान करके बाहर आती है। और वो अपने गोरेपन की सुंदरता को क्या करती है? चारों ओर बिखेरती हो। ठीक है, कौन? सुंदर युवती नीले जल से स्नान करके क्या करती है? अपने गोरेपन की सुंदरता को बाहर बिखेरती हो। यानी कि कहने का मतलब ये है, आकाश नीले रंग का है और उस नीले रंग में सूर्य की जो आभा है वो लाल रंग की है। सूर्य की जो चमक है वो कैसी है? लाल रंग की है। और वो लाल रंग की चमक कैसी लगती है? एक सुंदर युवती की भांति, जैसे वो सुंदर युवती नीले जल से स्नान करके बाहर निकलती है और वो अपनी सुंदरता को चारों ओर बिखेरती है। तो जब सूर्य पूर्व दिशा में दिखाई देने लगता है तो उसका जो जादुई प्रभाव है वो धीरे धीरे क्या, पूर्व दिशा, तो उसका जादुई प्रभाव सब अब धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाता है? समाप्त होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये जो कविता है, ये कविता का सारांश है। अब कविता की व्याख्या जान लीजिएगा। उषा, ये चित्रण भी दिया ऊपर देखिए, इस चित्र में सूर्य ऊपर, ये आसमान है। ठीक है, और ये जो सूर्य की जो रोशनी है ये आपको दिखाई दे ही रही है। ठीक है, देखिए, प्रत्यय नभ था बहुत नीला शंख जैसे। तो
बोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका, अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सी, जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक, मल दियो किसी ने। बोर, बोर क्या होता है? सवेरा होने से पहले का जो वातावरण होता है, सवेरा होने से पहले का जो वातावरण होता है उसको बोर कहते हैं। ठीक है, समझ आई बात? नभ, नभ का मतलब होता है आकाश। और चौका, चौका जमीन पर बैठकर खाना बनाने का जो स्थान होता है उसे चौका बोलते हैं, या रसोई बनाने का जो स्थान होता है उसे चौका बोलते हैं। ठीक है भाई। सील, सील का मतलब होता है जिस पर मसाला पीसते हैं, ऐसा पत्थर, ऐसा एक चपटा पत्थर जिस पर मसाला पीसा जाता है उसे सील कहते हैं। ठीक है। तो कवि ने इन पंक्तियों में उषा काल के नभ का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। कवि ने प्रातः काल के आकाश का सुंदर चित्र इन पंक्तियों में प्रस्तुत किया। ठीक है, तो देखिए व्याख्या देख लीजिएगा। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। पहली पंक्ति में उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा। पहली और दूसरी में बोर का नभ। देखिए कवि क्या कहते हैं कि जो आकाश है कि नीले आकाश में सफेद रंग की झलक दिखाई दे रही है। नीले आकाश में सफेद रंग की जो झलक है वो दिखाई दे रही है। और इस तरह से जो सूर्य के निकलने से पहले आकाश ने क्या कर लिया, एक आकर्षक रूप धारण कर लिया। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है, सवेरे का समय है और उस सवेरे के समय में आकाश में कैसा रंग छाया हुआ है? गहरा नीला रंग छाया हुआ है। और वो जो गहरा नीला रंग है वो किसके समान दिखाई देता है? वो शंख के समान गहरा नीला दिखाई देता है। शंख के समान गहरा नीला दिखाई देता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य यही है कि आकाश की नीलिमा में जो सफेदी, शंख की जो सफेदी बिखरी हुई है उसका सौंदर्य है। सॉरी, आकाश में जो नीले रंग का जो गहरा नीला रंग छाया हुआ है वो गहरा नीला रंग किसके समान दिखाई देता है? शंख के समान बन चुका है। और नीले आकाश में सफेद रंग की जो हल्की सी चमक देखने को मिलती है उसको देखकर कवि को लगता है नीले आकाश में सफेद रंग की जो हल्की सी चमक, यानी कि शंख का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। शंख का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। तो ये जो शंख का रंग सफेद होता है, ये हल्की सी सफेद चमक को देखकर कवि कवि को ऐसा लगता है कि जैसे किसी गृहिणी ने क्या कर लिया हो, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, बहुत कालेशील, कि ऐसा लगता है जैसे किसी गृहिणी ने सुबह होते ही राख से चौके को अच्छे से लीप पोत दिया हो और जो अभी भी गीला पड़ा, अथवा ऐसा लगता है जैसे लाल केसर से युक्त आधार, ऐसा लगता है जैसे बहुत कालीशील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दियो किसी ने। यानी कि या फिर या तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी गृहिणी ने सुबह उठते ही राख से चौके को अच्छे से लीप पोत दिया हो और जो अभी भी गीला है, अथवा ऐसा लगता है जैसे लाल केसर से युक्त पत्थर है या सील है उसको धो दिया है, लेकिन उस पर केसर की जो चमक है वो अभी भी दिखाई दे रही है। अथवा हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे स्लेट पर काले रंग की जो स्लेट होती है उस काले रंग की स्लेट पर लाल रंग का जो चौक है वो घुमा दिया हो।
यानी कि काले रंग पर जब लाल रंग चढ़ जाएगा तो वो लाल रंग की चमक उस पर अलग से दिखाई देती है। जैसे ब्लैक में या कोई अन्य चौक यूज करते हैं तो वो अलग से दिखाई देती है उसके, उसकी जो चमक है वो क्या होती है, अलग से ही दिखाई देती है। अर्थात इन पंक्तियों में कवि ने, देखिए बड़े ध्यान से सुनिए, कवि ने गांव के, गांव की जो सुंदरता है सुबह की सुंदरता का चित्रण किया कवि ने। और कैसे, कैसा चित्रण किया कि पूर्व दिशा में पूर्व दिशा में सूर्य दिखाई देने से पहले, पूर्व दिशा में सूर्य दिखाई देने से पहले जो आकाश है, आकाश का रंग कैसा होता है, नीले रंग का होता है, नीले रंग का। और वो जो नीले रंग का आकाश है वो किसके समान दिखाई देता है, वो शंख के समान दिखाई दे रहा है। और उसका रंग ऐसा लग रहा है जैसे किसी गांव की महिला ने, जैसे किसी गांव की महिला ने चूल्हा जलाने से पहले, चूल्हा जलाने से पहले राख से चौके को अच्छे से लिप पोत दिया हो और उसका जो रंग है वो अभी गहरा था और कुछ देर बाद हल्की सी लाली ऐसी दिखाई दी जैसे सिल पर लाल केसर डाल दिया हो और फिर उसे धो दिया हो, या किसी ने स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल दी हो। यानी कि आकाश के नीलेपन में सूर्य ऐसे प्रकट हुआ जैसे नीले जल में किसी का गोरा सुंदर जिल मिलाता हुआ प्रकट होता है। आगे आएंगे ये बातें, ठीक है। तो ये इन पंक्तियों का अनुवाद होगा। अब जैसे इसमें है काव्य सौंदर्य में, काव्य सौंदर्य में अभिधात्मक प्रयोग है, यानी कि अभिधाषक शक्ति का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा अलंकार है। फर्स्ट पंक्ति जो पहली पंक्ति है उसमें उत्प्रेक्षा भी है और उपमा भी है, ठीक है। और तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग है। दृश्य बिंब है, कौन सा बिंब है, दृश्य बिंब। और कवि ने किसका सुंदर चित्रण किया है, सूर्य के निकलने से पहले जो सूर्य के निकलने से पहले का जो वातावरण होता है उसका कवि ने सुंदर चित्रण किया है, ठीक है। अब इसमें से अगर दो तीन प्रश्नोत्तरी की जाए, कवि ने प्रातः काल वातावरण की समानता नीले संग से क्यों की है। कवि ने प्रातः के समय, भोर के समय वातावरण ना तो गहरा काला होता है और ना ही ज्यादा सफेद होता है, उसका रंग नीले शंख जैसा, धीमे धीमे से नीले शंख जैसा होता है, इसलिए नीले शंख की उपमा उन्होंने आसमान से की है, ठीक है। आसमान की नीले शंख से उपमा की है, ठीक है। फिर कवि ने बोर के नभ की क्या क्या विशेषताएं बताई है। कवि ने बोर के नभ की दो तीन विशेषताएं बताई। जैसे एक तो वो बोर का जो नभ है, बोर नभ, वो कैसा रखता है, जैसे किसी गांव की महिला ने, किसी गांव की महिला ने चूल्हे को, महिला ने चूल्हा जलाने से पहले राख से चौके को अच्छे से लिप पोत दिया। एक तो ये विशेषता बताई, यानी कि गीले चौके के समान दिखाई देता है। और दूसरी, लाल केसर से धुली हुई काली सील जैसा दिखाई देता है। ये विशेषता बताई कवि ने, ठीक है। आगे है दूसरे, आगे चलिए। बहुत काली सील, बहुत काले सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, मल दी हो किसी ने, ठीक है। और अब देखिए अनुवाद देखिए इसका। सील का मतलब यानी कि ऐसा पत्थर जिस पर मसाला पीसा जाता है, ये मैंने आपको पहले बताया। केसर, केसर होता है एक फूल का सुगंधित जो पदार्थ होता है, जो एक सुगंधित पदार्थ होता है उसको केसर बोलते हैं।
ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, केसर। चलिए अनुवाद देखिए कि बहुत काली सील जरा से लाल केसर से, कि सुबह के समय क्या है कि अंधेरा, एक हल्का फुल्का सा अंधेरा होता है। भोर का जो समय होता है उस समय हल्का फुल्का सा अंधेरा होता है, और उस हल्के फुल्के अंधेरे में जब धीरे धीरे सूरज उगना शुरू हो जाता है, तो इन दोनों का, हल्के फुल्के अंधेरे का और उस सूरज की उगती हुई लाली का जो मिश्रण होता है, जो मिलन होता है, वो ऐसा लगता है कि जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार है, कि जैसे गहरे काली सील पर थोड़े से लाल केसर से गुल गई हो। जैसे गहरी काली सील थोड़े से लाल केसर से गुल गई हो। और अंधेरा, जो अंधेरा है, वो अंधेरा कैसा प्रतीत होता है, काली सील जैसा दिखाई देता है। अंधेरा कैसा प्रतीत होता है, काली सील जैसा दिखाई देता है। और जो सूरज की लाली है वो किसके समान दिखाई देती है, लाल केसर के समान दिखाई देती है। और ये जो वातावरण होता है, यानी कि इस काली सील का और सूरज की, ये इसका केसर का जो मिलन होता है, या अंधेरे काले, जो हल्का फुल्का अंधेरा होता है और सूरज जब उगता है, उसकी हल्की फुल्की जो लालिमा होती है, जब इन दोनों का आपस में मिलन होता है, तो ये कैसा लगता है, जैसे मानो किसी काली स्लेट पर लाल खड़िया चाक पोत दी हो। ठीक है, या अंधेरे मल दी हो किसी ने, या अंधेरा जो काली स्लेट के समान दिखाई देता है और सूरज की लाली किसके समान दिखाई देती है, लाल चाक मिट्टी के समान। दोबारा देख लीजिएगा, देखिए, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो। एक तो उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें। ठीक है, कि जैसे ही भोर का समय होता है उस समय हल्का फुल्का अंधेरा होता है चारों ओर। ठीक है, अब उस हल्के फुल्के अंधेरे को दूर करने के लिए जैसे ही सूरज उगता है, तो उसकी जो लालिमा है, उसका, सूरज की उगती हुई लाली का और हल्के फुल्के अंधेरे का आपस में ऐसा मिलन होता है, जैसे वो कैसी प्रतीत होती है, जैसे गहरी काली सील पर लाल केसर लगा दिया हो। गहरी काली सील पर कैसा केसर लगा दिया हो, लाल केसर। यानी कहने का मतलब ये है कि काले रंग पर कैसा रंग पोत दिया हो, लाल रंग पोत दिया हो, लाल रंग लगा दिया हो। ठीक है, समझ आई बात। तो ये बात है इसमें। ठीक है, यानी कि जो काली सील है वो अंधेरे के समान प्रतीत होती है, और जो सूरज की लाली है वो किसके समान प्रतीत होती है, वो लाल केसर के समान प्रतीत होती है। ठीक है, अब इसमें कवि ने काली सील और स्लेट किस दृश्य को प्रकट करती है। सुबह के समय आकाश में हल्का फुल्का अंधेरा होता है, और ये जो अंधेरा है ये काली सील या स्लेट के रंग जैसा होता है। इस प्रकार कवि काली सील या स्लेट के माध्यम से प्रातःकाल इन अंधेरे का प्रातःकालीन अंधेरे के विषय में बताता है। फिर लाल केसर और लाल खड़िया चाक किस दृश्य को प्रकट करती है। लाल केसर और लाल खड़िया चाक सूरज की उगती हुई लालिमा को प्रकट करती है। ठीक है, तो आगे चलिए। आगे है, नील जल में या किसी गौर झील में, ये काली सील में है ना, अनुप्रास अलंकार है, और बहुत काली सील हो गई जैसे स्लेट पर किसी ने, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, काव्य संदेह बताना भूल गए थे। ठीक है,
और मुख्य छंद का प्रयोग है दृश्य बिंब है, क्योंकि ये सभी कुछ हम साक्षात रूप में देख सकते हैं। और अविद्या शब्द शक्ति का सारा लिया है। अविद्या शब्द शक्ति है तो कौन सा गुण होगा? प्रसाद गुण। ठीक है, कौन सा गुण होगा? प्रसाद गुण। और रस कौन सा है? शांत, शांत रस है। ठीक है, तो आगे चलिए। नील नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है, इस उषा का सूर्योदय हो रहा है। नील जल, नील जल होता है नीले रंग का जो पानी होता है। ठीक है, गौर, गोरी या जिसका रंग गोरा होता है। झिलमिल देह, झिलमिल देह का मतलब होता है जो शरीर है उस शरीर का चमकना। ठीक है, जादू, जादू होता है किसी को अपनी ओर आकर्षित करना। सूर्योदय, सूर्योदय होता है सूरज के उगने का जो समय होता है, सूरज का उगना, उसको सूर्योदय बोलते हैं। अब इन पंक्तियों में कवि ने उस अकालीन आकाश की शोभा का अनेक रूपों में चित्रण किया। देखिए क्या कहते हैं कवि कि नील जल में किसी की गौर झिलमिल दे है। कवि कहते हैं कि जो नीला आकाश है वो मानो नीले जल के समान है। जो नीला आकाश है वो किसके समान है? नीले जल के समान है। ठीक है, और गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है, इस उषा का सूर्योदय है। कि जो नीला आकाश है वो मानो नीला जल है और सूर्य का आकाश में प्रकट होना ऐसा लगता है मानो कोई सुंदरी नीले जल से बाहर स्नान करके आई है और वो अपने गोरे रंग की सुंदरता को चारों ओर बिखेर रही है। वो अपने गोरे रंग की सुंदरता को, आभा को चारों ओर बिखेर रही है। और इस तरह से सूर्य के प्रकट होने से जो बोर का जो दौर है या उषा का जो जादू है, उषा का जादू के समान ये जो सौंदर्य है ये क्या हो जाता है? धीरे धीरे लुप्त होता जाता है। यानी कि वो जो सूर्य के निकलने से पहले का जो सुंदर वातावरण होता है वो कब खत्म होना शुरू हो जाता है? जब सूर्य निकलना शुरू होता है, तो उस समय वो क्या होता है? छूमंतर हो जाता है। ठीक है, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि सुबह के समय जब आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है तो सूरज की जो सफेद चमक है वो दिखने लगती है। और इस तरह से तो उस समय का जो सौंदर्य है वो ऐसा लगता है जैसे मानो नीले रंग के जल में किसी सुंदर सी गोरी ने अपने अपनी शरीर को क्या कर दिया हो? उस नीले जल में, नीले जल से स्नान कर लिया हो, अपने शरीर को धो लिया हो या अपने शरीर पर डाल लिया हो, उस नीले जल को अपने शरीर पर डाल लिया हो। और जब वो सुंदर युवती उस नीले जल से स्नान करके बाहर निकलती है तो वो कैसे, वो क्या करती है? अपनी उस चमक को, अपनी उस आभा को चारों ओर बिखेर देती है। अर्थात कुछ समय बाद जब सूरज प्रकट होता है तो उषा का जो पल पल बदलते रंगों का जो सौंदर्य है वो एकदम से छूमंतर हो जाता है और सूर्योदय हो जाता है। और प्रकृति के रंग, जो प्रकृति के जो रंग है वो धीरे धीरे क्या होते जाते हैं? लुप्त होते जाते हैं, समाप्त होते जाते हैं। ठीक है, ये इस पद की व्याख्या दें। अब इसमें कुछ प्रश्नोत्तरी की जाए। ऐसा प्रतीत होता है कवि के अनुसार बोर का नभ ऐसा प्रतीत होता है जैसे नीले जल में किसी सुंदर नायिका का गोरा शरीर झिलमिला रहा हो। ठीक है, उषा का जादू कब टूटता है? उषा का जादू सूर्य होने पर टूटता है। नील जल द्वारा कवि प्रातःकाल के किस दृश्य को प्रकट करता है? नील जल के द्वारा कवि प्रातःकाल नीले स्वच्छ आकाश को प्रकट करना चाहता है।
गोरी दे के जिल मिलाने की समानता किस दृश्य से की गई है? सूरज की लाली धीरे धीरे लालिमा छोड़कर सफेद होने शुरू हो जाती है और उस समय वातावरण में विशेष प्रकार की नमी और चमक होती है, और उस दृश्य के लिए गोरी दे का नीले जल में स्नान करना बहुत सुंदर प्रयोग किया कवि ने। ठीक है। उषा के जादू का तात्पर्य, उषा का जादू टूटने से क्या तात्पर्य है? उषा के जादू के टूटने का तात्पर्य कि प्रातःकाल का वातावरण, प्रातःकाल के वातावरण का जो सौंदर्य होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, और उसके नित्य बदलते सुंदर रूप ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे सूरज आकाश में क्या करता है, प्रातःकाल अपनी सुंदरता को बिखेर रहा होता है। ठीक है। ये बातें भी चल शक्ति का प्रयोग है, दृश्य बिंब है, तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग है, अनुप्रास और उपमालंकार का सुंदर प्रयोग किया कवि ने। ठीक है। तो आपकी ये जो कविता ये समाप्त होगी, अब एक अध्याय रहता है उसे कल करेंगे। धन्यवाद। हाँ जी प्रदीप सर, हेलो।